नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पास में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनर्ट गैस और हैलोजन फैमिली के बारे में। कौन कौन से इनर्ट गैस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैलोजन से रिलेटेड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनर्ट गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आज की क्लास में लोग कवर करेंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से, और मेरा इंजीनियरिंग में स्टेट रैंक रहा था 2276 कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में, और मुझे 12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और बताते मुझे खुशी है, मैंने माईजीवी प्रोग्राम अटेंड किया है प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में दिल्ली में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास लगाई होगी, हम ऑलरेडी हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में, बेरिलियम, बोरोन फैमिली के बारे में, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में ऑलरेडी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों में फ्लोरीन और हीलियम ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है। याद रखना है, फ्लोरीन ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन। कभी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, हैलोजन किन्हें कहा जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। याद रखिएगा, ये हैलोजन कहे जाते हैं। और ये क्योंकि केमिकली रिएक्टिव नहीं रहते हैं। क्लियर हो गया? याद रखना है, केमिकली इनकी कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होती किसी के, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्लियर हो गया? उदासीन गैसें, नोबल या इनर्ट गैसेस, इनको किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो दोस्तों, इसी ग्रुप के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस के बारे में। क्लियर हो गया? तो फ्लोरीन फैमिली में क्या आता है दोस्तों? फ्लोरीन फैमिली में दोस्तों इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ा करते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो कभी भी आपको एग्जाम में आपको पूछता है ये बात कि इसको किस प्रकार से याद किया जाए, तो दोस्तों याद कैसे किया जाएगा? फैट, करली, ब्राउन, इंडियन, आंटी। क्लियर हो गया? कैसे याद किया जाता था इसको स्कूल में? फैट, करली, ब्राउन, इंडियन, आंटी। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको याद करते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। और अगर हम इसमें जैसे आप देख रहे होंगे, फ्लोरीन का नंबर कितना है? 9 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। इसमें आप 8 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 17। क्लियर? उस 17 में 18 जोड़ दे तो 35, 35 में 18 जोड़ दें 53, और 53 में 38 जोड़ दे तो 85। इसके नीचे वाला कोई एटॉमिक नंबर है तो उसमें दोबारा से कितना जोड़ना होगा आपको? 32 जोड़ना होगा। बट हमने क्यों नहीं लिखा हो कि वो मैन मेड है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एलिमेंट है। दोबारा याद दिला रहा हूं, अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन इन 118 में से नेचुरल सिर्फ कितने हैं? 94 नेचुरल है। बाकी 24 कितने हैं? मनुष्यों के द्वारा खोजे गए या इजाद किए, मतलब नॉट खोजे गए, इजाद किए गए। क्लियर हो गया? उन्होंने खुद ही इनको एटॉमिक नंबर के साथ छेड़छाड़ करके बनाए हैं। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर जो है वही तय करेगा कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, और एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर 85 है। और इलेक्ट्रॉनों को भरने का सही क्रम दोस्तों हमें किसने बताया था? नील बोहर ने बताया था। याद रखिएगा, इसको कई जगह नील बोर या नील बोहर कह देते हैं। मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे? 2 और 7, 9 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे? 2 और 7। और क्लोरीन में जैसे 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 10 तो ये हो गए, कितने बचे? 7। तो अब देख रहे होंगे सबके आखिरी शेल में कितने कितने दिख रहे हैं आपको? 7। तो ये सभी का प्राय मूल स्वभाव क्या है? इलेक्ट्रॉन एक लेने का। क्लियर होगा? दे आर वन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और इनफैक्ट पूरी पीरियडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा एलिमेंट है दोस्तों? वो फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी दिख जाए ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, फ्लोरीन। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को बात याद रखनी है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। और इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रो। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड कभी भी आपको एग्जाम में कहता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। तो इन दोनों शब्दों में आपको अंतर याद रखना है। फिलिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलिक इज लवर। क्लियर हो गया? कोई लवर यानी चाहने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉनों को चाहेगा, वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक, और जो न्यूक्लियस को चाहेगा वो होगा न्यूक्लियस फिलिक। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को तो त्याग कर रहा है और धीरे धीरे
न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो जो दानी है, जो मेटल है, वो न्यूक्लियोफिलिक है, और जो कंजूस खोपड़ी है, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते नहीं है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, या विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। तो फ्लोरीन का जो नेचर है वो नॉन मेटलिक है, क्योंकि ये ऋणात्मक तत्व का नेचर रखता है। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? एक। जैसे बोलते हैं 1 माइनस नेचर होता है इसका। फ्लोरीन का भी -1 नेचर है, ब्रोमीन का भी -1, आयोडीन का भी -1। तो याद रखना ग्रुप में यही समानता होती है कि काफी हद तक इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। नेक्स्ट इसमें फिर बात कर लेते हैं, ये आपने सुना होगा टेफ्लॉन। जो भी ये नॉन स्टिकी पैन होते हैं, जब हम लोग कई प्रकार के घर पे डोसा वगैरह बनाते हैं तो वो चिपकता है बार बार, तो उसको दूर करने के लिए प्रॉब्लम को हमने क्या चीज़ चुना है? एक मटेरियल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पर आपके कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी चिपकता नहीं है, और टेफ्लॉन में फ्लोरीन कंपाउंड होते हैं। इसी प्रकार से पेस्ट में सोडियम फ्लोराइड होता है। पेस्ट यानी जो आप लोग सुबह सुबह उठ के करते हैं, पेस्ट सोडियम फ्लोराइड। इसी प्रकार से कांच की कटिंग करनी हो, आपको कांच की कटाई करनी हो, तो वो भी फ्लोरीन के कंपाउंड होते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, टेफ्लॉन कोई बहुत अच्छा मतलब खाने में उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा है कंपाउंड तो नहीं माना जा सकता है, बस यही इसकी खासियत है कि नॉन स्टिकी पैन है। बट एज मिनिमम एज पॉसिबल टेफ्लॉन का इस्तेमाल जितना कम उतना अच्छा है, बिकॉज फ्लोरीन के रिलेटेड जो भी कंपाउंड आपकी बॉडी में, क्योंकि उस टेफ्लॉन का ये मतलब है अगर आपने उसमें खाना बनाया तो कहीं ना कहीं टेफ्लॉन घिसता घिसता आपके फूड में भी ऐड हो रहा है, और अगर वो ऐड हो रहा है आपके फूड में तो टेफ्लॉन जो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता है। यही कह सकते हैं टेफ्लॉन जो है आपके शरीर में जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन उसको भी अट्रैक्ट कर देगा, तो ऑक्सीजन को आयनाइज कर सकता है आपके बॉडी में। आपको पता है ऑक्सीजन की कमी का मतलब होगा आपके स्किन में एक प्रकार का कैंसर बनना। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए दोस्तों। और इसी प्रकार से सोडियम फ्लोराइड, फ्लोरीन के कंपाउंड्स एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ता है, कहीं भी कंपाउंड मिलेगा उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये। और आपको पता है हमारे बॉडी में करीब करीब 40 to 45% ऑक्सीजन एलिमेंट माना जाता है। याद रखना है हमारी धरती में भी और हमारी बॉडी में भी जो मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन। और ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्लियर होगा? तो कभी के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मुकाबले कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक हो गया? तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यस, यहाँ पर दिख भी रहा है, यस, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्लियर हो गया? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल किस इसलिए इस्तेमाल होता है? HF बोलते हैं उसको। ये ग्लास कटिंग में इस्तेमाल होता है। और ये क्या है? आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कह देते हैं शॉर्ट में, CFC। वैसे इसका फुल फॉर्म मतलब इसका वो है CFCl3 है, केमिकल फॉर्मूला CFCl3। क्लियर होगा? ये सब फ्लोरीन कंपाउंड है। और आपको पता होगा CFC कितना खतरनाक है। CFC जो है ये फ्रिज की कूलिंग और AC कूलिंग में भरा जाता है। और आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन इससे बहुत परेशान है। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने तो साफ साफ गाइडलाइन जारी किया है कि इसका इस्तेमाल रोक दिए जाए पूरी तरह से। बट आपको पता है यूनाइटेड नेशन को लोग मतलब एक्शन में कम एडवाइजरी में ज़्यादा लेते हैं, मतलब एडवाइस ही लेते हैं उसकी, कोई मतलब एक्शन करना है नहीं करना है वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन तो साफ साफ कहता है कि CFC प्रतिबंधित है, लेकिन आज भी कई देशों में धड़ल्ले से AC में और फ्रिज में यही भरा जा रहा है। तो याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर तक में छेद कर सकता है। तो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी बॉडी के आसपास कहीं है तो आप सोचो हमारी बॉडी में भी जो ऑक्सीजन है उसको भी आयनाइज कर देगा, उसको में से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है इसका सीधा अर्थ होगा कैंसर। याद रखिएगा कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जो हमारी बॉडी में सेल है, कोशिकाएं हैं, उनकी जो है वो डेड होने के बाद भी आपकी बॉडी में जुड़ी हुई है। और वो डेड क्यों हो रही है? क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो याद रखिए जब आप वैसे भी AC में क्या होता है, पहली कंडीशन बंद कमरा रहना चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत उपयोग मतलब जरूरी होने पर ही AC का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। बिकॉज AC या एयर कंडीशन की पहली शर्त है कि चीज को बंद रखा जाए। और आपको पता बंद कमरे में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है दोस्तों? हमारा सबसे बड़ा मित्र है ऑक्सीजन। जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर है, आइदर फ्रॉम इंटरनल और आइदर फ्रॉम एक्सटर्नल। क्लियर हो गया? तो आप लोग याद रखना है, चाहे अंदरी
शारीरिक प्रॉपर्टी से और चाहे बाहरी प्रॉपर्टी से। अंदर ही यानी किसी का हीमोग्लोबिन स्ट्रांग है तो उसको ही ऑक्सीजन अच्छा मिल जाएगा सभी सेलों को, और अगर किसी ऐसे बढ़िया वायुमंडल में रहता है जहां पर पोल्यूशन बहुत कम है तो एक्सटर्नल भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर पर ध्यान रखना है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, आपका सबसे पहला फ्रेंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद बाकी सारी दवाइयां हैं। अगर आपको दवाई करनी है, उस दवाई का फायदा नहीं है अगर आपके एरिया में ऑक्सीजन कम है या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। क्लियर हो गया। और दूसरी दवाई क्या आपकी हाइड्रो मतलब H2O। तो आप लोगों को याद रखना है, पहली दवाई ऑक्सीजन, दूसरी दवाई पानी। अगर आप ये दवाइयां ले लेते हैं तो आपकी समझ लीजिए 80% ज्यादा बीमारियों का हल तो यूं ही निकल आएगा। हम ज्यादा से ज्यादा बीमारी इन्हीं से पीड़ित हैं। मतलब ऑक्सीजन नहीं अब्जॉर्ब हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम है तो और कई बीमारियां बन जाती है, हाइपरटेंशन बन जाता है। मतलब सोच रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक जीवित व्यक्ति भी मृत के समान बर्ताव करता है, टेंस होने लग जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो जो हमें चेतना शक्ति देती है। चेतना यानी चीजों को समझने की शक्ति देती है। अब चीजों को समझने की शक्ति नहीं होगी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सिचुएशन मेरे लिए बुरी है नहीं है। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो बच्चे ज्यादा मात्रा में टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, आप उनको चेक कराएं, इनको हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर किसी बच्चे को हीमोग्लोबिन 9-10 है तो ये बच्चे टेंशन बहुत लेते हैं, और कई कई दफा तो ये हीमोग्लोबिन 7 या 8 पर चला जाता है, तो बहुत कम हो जाता है हीमोग्लोबिन। अनावश्यक ऐसे व्यक्ति विचारों में रहते हैं और कार्य कम करते हैं और सोचते बहुत हैं। तो याद रखना है, मतलब आप सोच रहे हैं किसी का लाइफस्टाइल तक प्रभावित कर सकता है हीमोग्लोबिन का कम होना। उसको कई जगह हम मंदबुद्धि तक आंक लेते हैं, लेकिन वो मंदबुद्धि नहीं है, आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दिया है, इस कारण से आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजन को स्ट्रांग करना है। आपका आयरन बॉडी में खूब होना चाहिए, और दूसरा जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो पोल्यूटेड कम होना चाहिए या पोल्यूटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन वहां भरपूर मात्रा में होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो याद रखना आपको CFC बहुत बड़ा दुश्मन है ऑक्सीजन का, और अगर CFC ऑक्सीजन का दुश्मन है तो इसका मतलब हमारा घोर विरोधी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इससे दूर ही रहना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना कम हो सके उतना ही कांटेक्ट में आना है इसके, ठीक है। तो ये सब फ्लोरीन के कंपाउंड है। और जहां तक बात है AC में भी आपको ध्यान रखना है, AC में भी और फ्रिज में भी प्रिंसिपल एक ही है। कभी कहे कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो AC और उसमें थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होता है, कि आप इसको थर्मोस्टैट कह सकते हैं। थर्मो याद रखिए, थर्मोस्टैट। ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि फ्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है। थर्मोस्टैट, एक तरफ से ठंडा एक तरफ से गर्म, यानी होता क्या एक प्रकार का थर्मल इक्विलिब्रियम है। हमने क्या किया, जैसे कंप्रेसर होता है AC में, तो और 2 पाइपें लगी होती हैं ऐसे। मान लीजिए ये अंदर कमरे के है, ये ऊपर कंप्रेसर छत पे लगा हुआ है, छत पे है ये कमरे के अंदर है। तो क्या करते हैं, ये जो 2 पाइप हैं, एक पाइप से तो क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट में है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यहाँ जाती है, और आपको पता है ऐसी ट्रे होती है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस प्रकार से है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब लिक्विड स्टेट में हो तो बहुत ठंडा होता है। तो क्या होगा, कमरे की जो हीट है, हीट जो है वो आपको पता है, हीट गोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये हीट गर्माहट जो है हॉट से कोल्ड में जाएगी, तो इस CFC को गर्म कर देगी। लेकिन आप समझ रहे हैं, CFC को गर्म करने का मतलब खुद तो ये हवाई ठंडी हो गई। तो मेरी बात याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको बात आती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पाइपों में भरा होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में जैसे ही हवा इसके कांटेक्ट में आती है, ये हवा की गर्मी को ले लेता है, हवा को ठंडा कर देता है। तो अगर ये खुद गर्म हो गया तो क्या बन गया, गैस। और गैस जो है ये इस पाइप के जरिए फिर दोबारा ऊपर पहुंचता है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को या एयर को कंप्रेस कर देता है, और बहुत ज्यादा संपीड़ित करने पर, दबाव डालने पर वो गैस किसमें कन्वर्ट होगी, दोबारा से लिक्विड में, और जो हीट है वो डेसिपेट हो जाएगी। और हीट को जल्दी डेसिपेट करने के लिए ऊपर क्या लगा होता है कंप्रेसर में, एक मैकेनिकल फैन, पंखा लगा होता है, जो हीट को वायुमंडल में छोड़ता रहता है। और ये दोबारा लिक्विड नीचे जाएगा, फिर गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो कभी भी कहे AC में या रेफ्रिजरेटर में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अंदर कौन सी पर्टिकुलर टाइप का है, तो थर्मोस्टैट। क्लियर हो गया। तो याद रखना, थर्मोस्टैट पर काम करता है रेफ्रिजरेटर एंड आपका एयर कंडीशन। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ रखा है कि अगर हम फ्रिज का जो ढक्कन है या दरवाजा है खोल दें तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा,
सेम रहेगा या कुछ नहीं कह सकते। याद रखिएगा, अगर हमने फ्रिज को थोड़ी देर के लिए खोल दिया, मैंने 10-15 मिनट के लिए खोल दिया, तो कमरे का तापमान कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, यानी कमरा गर्म हो जाएगा। कितना अजीब बात है कि कमरा होना चाहिए था ठंडा, बिकॉज फ्रिज के अंदर ठंडा है, तो गर्म हो जाएगा वो। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब आप फ्रिज को खोल देते हैं तो असल में क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। पीछे वाली जो कॉइल है उसको टास्क दिया जाता है कि इस चैम्बर को आपको ठंडा करना है, तो हीट गोज फ्रॉम दिस टू दिस। अब क्या होगा, अगर पूरे फ्रिज को खोल दिया जाए तो आपको पता है ये पूरे कमरे को ठंडा करने का प्रयास करेगा, और ये पीछे वाला वायर जो है और गर्म और गर्म और गर्म होता जाएगा, लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो पाएगा। तो आपको बात याद रखनी है कि ये तभी संभव है जब ये क्लोज्ड चैम्बर में हो, और कमरे में अगर इसको हमने 10-15 मिनट के लिए खोल दिया तो फ्रिज कमरे के तापमान को घटाएगा नहीं, उल्टा बढ़ा देगा, कमरा गर्म हो जाएगा। अजीब है ये सुनने में, लेकिन सही है। सही हो गई बात, याद रखनी है इस चीज को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें अभी क्लोरीन के बारे में। कपड़े का रंग उतारने में प्रयोग, जो कपड़ों में रंग कभी कहता है कि ब्लीचिंग इंडस्ट्री है, ब्लीच करना है। याद रखिए, सबसे अगर हम बात करते हैं हरियाणा में ब्लीचिंग का काम या कपड़े का काम, टेक्सटाइल का काम पानीपत में बहुत होता है। हरियाणा में, हरियाणा की ये टेक्सटाइल सिटी कही जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पंजाब में तो लुधियाना होता है। क्लियर हो गया? तो इन एरिया में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत होता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से दिल्ली के आसपास गाजियाबाद में भी बहुत होता है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि कपड़े का रंग जो है कौन सी गैस उतारती है, कौन सा पाउडर उतारता है, वो है ब्लीचिंग गैस या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। और किस काम आता है? ये वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। जो पानी किसी नहर से हम अपने कॉलोनी तक सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, उस पानी को छानने के बाद भी उसके अंदर बैक्टीरिया का चांसेस रह जाता है, तो उस पानी में हम क्या मिला देते हैं? क्लोरीन गैस मिला देते हैं, और क्लोरीन गैस मिलने के बाद ये बैक्टीरिया को पूरी तरह मार देता है। क्लियर हो गया? और लेकिन इस पानी में जैसे आपने देखा होगा, जो वाटर किंगडम वगैरह होते हैं जो नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जुरासिक पार्क, स्प्लैश वगैरह, तो वहाँ पर भी जो पानी इस्तेमाल होता है, जो वही पानी बार बार रिसाइकल होता रहता है। तो कौन सी गैस से रिसाइकल होता है? क्लोरीन। इस पानी में एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों में विकार आ सकता है, आपकी आंखों की जो अश्रु ग्रंथियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो ध्यान रखना है, क्लोरीन युक्त पानी से रूटीन में नहाना वर्जित है, नहीं नहाना चाहिए। अगर आप रूटीन में नहाएंगे तो आपकी स्पेशली लेफ्ट आई में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आपको पता है अश्रु ग्रंथि कौन सी आंख में होता है? बाईं आंख में। आंसू बाईं आंख से दाईं आंख में जाते हैं। क्लियर हो गया? ये अंदर अंदर कनेक्टेड है दोनों आईज। लेफ्ट आईज, कभी भी एग्जाम में आपको आए कि जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स आईज का होता है वो कहाँ होता है, ये बाईं आंख में होता है, लेफ्ट आई में होता है, दोनों आईज में नहीं होता है, और ये बाईं से दाईं में जाता है। क्लियर हो गया? तो और इसको नर्वस सिस्टम काबू करता है। अगर नर्वस सिस्टम बेकाबू हो जाए तो हमें अनावश्यक आंसू आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? तो ब्लीचिंग गैस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन गैस काम आता है। इसको ब्लीचिंग गैस भी कह सकते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है CaOCl2, नाम आपको पता लग गया होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड नाम इसका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। क्लियर होगा? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? याद रखिएगा, ये एक प्रकार का नॉन मेटल है। ठीक हो गया? नॉन मेटल एट लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में बना रहता है। क्लियर? नॉन मेटल तो और भी है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में ही प्राय रूम टेम्परेचर में बना है, उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक हो गया? ब्रोमीन एक नॉन मेटल अधातु की श्रेणी में आता है, और इसको ब्रोमीन वाटर भी कह देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ब्रोमीन का प्रयोग खेतों में रसायन, कीटनाशक, अग्निधीमी और फोटो बनाने में। ब्रोमीन इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीफायर एजेंट्स, फोटोग्राफिक प्लेट। तो याद रखना आप लोगों को, इन सभी चीजों में ब्रोमीन का इस्तेमाल प्राय होता है। जैसे केमिकल होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर किसी चित्र का को छापने के लिए होता है, माने इस पर फ्लैश करेंगे तो वो छप जाएगा। तो कभी क्या वो किसका पेपर होता है, कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है? वो सिल्वर और ब्रोमाइड का एक कंपाउंड है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है?
नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन का प्रयोग थायराइड, घेंगा, मस्तिष्क की गहन जांच में। क्लियर हो गया। आयोडीन जो है, आयोडीन आपको पता है कौन सी बीमारी दे सकता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें जो हमारा थायराइड है, इस एरिया में थायराइड बढ़ने लग जाता है, और थायराइड बढ़ेगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? घेंघा। इसको गलगंड भी कह देते हैं, घेंघा भी कह देते हैं, और ग्वाइटर भी कह देते हैं। और ग्वाइटर या घेंघा ज्यादातर किसको होता है? महिलाओं को होता है। ओनली, मतलब नॉट ओनली, मेनली इन फीमेल बॉडीज। क्लियर हो गया। मेनली इन फीमेल बॉडीज। और ये उसको कह सकते हैं ज्यादा होगा जिसकी आवाज जो है वो सुरीली है या पतली है। उम्र के साथ देखो, बचपन में तो क्या है, लड़के और लड़की यानी बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों की आवाज पतली थी, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है बेबी बॉय की आवाज थोड़ी भारी होना शुरू हो जाता है, और बेबी गर्ल की आवाज वैसी की वैसी रहती है। तो ये पुरुषों में तो बैलेंस हो जाती है, लेकिन महिलाओं में ये नहीं बैलेंस हो पाती है। तो ये गले के जो थायराइड है काफी बाहर निकल आता है, और अगर उसको आयोडीन मिल जाए उपयुक्त समय पर तो ये थायराइड का आकार नियंत्रित रहता है। नहीं तो ये थायरोक्सिन इतना ज्यादा रिलीज करता है कि ये गले के बाहर कई बार किलो किलो लटक जाता है। इसी को बोलते हैं घेंघा, गलगंड या ग्वाइटर। ठीक हो गया। और कभी भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये किस एरिया में महिलाओं में ज्यादा होता है, सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये उत्तराखंड की महिलाओं को ज्यादा होता है, या हरियाणा की महिलाओं को ज्यादा होता है, पंजाब की महिलाओं को, या राजस्थान, तो इसमें आंसर है पहाड़ी एरिया चुनना है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो नमक इस्तेमाल होता है, प्राय उस नमक में आयोडीन नहीं होता है। तो जिस चीज में आयोडीन नहीं होगा या कम होगा, उसी के एरिया में ज्यादातर ग्वाइटर के मरीज मिलेंगे। ठीक है। और इसमें एक बात और लिखी है, मस्तिष्क की गहन जांच में प्रयोग। याद रखना, हालांकि वो आयोडीन नॉर्मल आयोडीन नहीं है, आयोडीन का एक दूसरा आइसोटॉप भी है, आयोडीन 123, एक होता है आयोडीन 131। जब इसमें पढ़ा था हम थायराइड वाला, वो आयोडीन 131 है, और वो कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो आयोडीन मैं बताया, आयोडीन 123, ये रेडियोधर्मी है, जिनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। और ये आयोडीन 123 जो है किस काम आता है? मस्तिष्क की गहन जांच में प्रयोग होता है। और कभी कभी मस्तिष्क का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इसमें ही इस्तेमाल होता है आपका आयोडीन 123। तो हमने करीब करीब सारे यूजफुल एलिमेंट हेलोजन के बारे में डिस्कस कर लिए। क्या क्या इसमें पूछता है? फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में, आयोडीन के बारे में। एस्टेटिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है आई नहीं आज तक पेपर में, तो इसलिए आपको इन्हीं चार एलिमेंट को ध्यान रखना है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ब्लीचिंग गैस है, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली नॉन मेटल है, और ये घेंघा में काम आता है। ठीक है, यही मेन चीज है। अब हम बात कर लेते हैं इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैस या उदासीन गैस, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं उदासीन गैस। और याद कैसे करा करते थे? ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसके एटॉमिक नंबर 2, 8, 10 और 18, 16, नॉट 16, 18 के बाद 36 है, उसके बाद 54, उसके बाद 86। तो हो क्या रहा है? 2, उसके बाद 8, 2, 8 के बाद 18, 18 और फिर 32। तो ध्यान रखना आपको, 2 नॉट 2 नहीं, सीधा 8 जुड़ रहे हैं। 8, 8, 18, 18, 32। तो देखिए, 2 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 10, 10 में 8 जोड़ो 18, 18 में 18 जोड़ो 36, 36 में फिर 18 जोड़ो 54, 54 में 32 जोड़ दो तो 86। क्लियर? तो इसको ऐसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे जो है वो रंगीन है। क्लियर? इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी पूछता है इसको, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये रेडॉन। ठीक। अब हम इनके क्या क्या उपयोग है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हीलियम का क्या उपयोग पूछता है पेपर में? हीलियम का प्रयोग उपग्रहों में, सैटेलाइट में एज अ कूलेंट काम करने में आता है। तो याद रखना है, हीलियम यूज्ड एज अ कूलेंट इन सैटेलाइट। क्लियर हो गया? हीलियम जो है वो खुद गर्म हो जाएगा और सैटेलाइट को ठंडा कर देगा। और आपको पता है कितना ही गर्म कर लो, इसमें आग तो पकड़ने वाली है नहीं,
और काफ़ी हल्का भी होता है। हालांकि सबसे हल्का तो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन के साथ समस्या है कि ये एक्सप्लोसिव नेचर, विस्फोटक नेचर का है, तो इसमें धमाके से आग लगती है, और हीलियम में आग ही नहीं लगती है, तो इसीलिए हीलियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग ना तो गुब्बारे में करते हैं, उड़ने वाले गुब्बारे में, और ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कूलेंट में। ठीक है, तो देख रहे हैं आप बैलून फेलिंग में कई जगह लिखा होता है कि बैलून फेलिंग में वो गैस भरनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा हल्की है। तो याद रखिएगा बैलून फिलिंग में वैसे सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन मैंने आपको बताया हाइड्रोजन में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है, ये कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, और यही इसको सबसे घातक बनाता है। मतलब अगर आग कहीं भी लग जाए इसको, तो इसको ये काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल बैलून फिलिंग में नहीं करते हैं। क्लियर? और इसको ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, ग्लाइडर, ठीक है, ग्लाइडर टायर्स एंड वेंटिलेटर, एक थोड़ा याद रखिए, ग्लाइडर इज डिफरेंट एंड एयरक्राफ्ट इज डिफरेंट। अगर एग्जाम में आपको आता है कोई कमर्शियल जेट, क्लियर, कोई कमर्शियल प्लेन है जो दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है या दिल्ली से मुंबई भी जा रहा है, तो इसके टायरों में वो गैस भरेंगे जो ऊंचाई पर भी टायरों को सुरक्षित रखे, फाड़े ना। तो वो आपको पता है वो नाइट्रोजन गैस ही है, बिकॉज ऊंचाई पर भी नाइट्रोजन में पर्याप्त मात्रा में है, और अगर नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो नाइट्रोजन गैस टायर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि जो गैस बाहर भी है, जो गैस अंदर है, वो नहीं प्रयास करती है ज्यादा। गैस वही ज्यादा प्रयास करती है निकलने का जो गैस बाहर ना के बराबर है। तो वो गैस अगर हमने हीलियम भर दी इसके अंदर, क्लियर हो गया, अगर हमने वायुयान के टायरों में हीलियम भर दी, तो चाहे में हीलियम तो है नहीं, तो ये बहुत तेजी से बाहर आने का प्रयास करेगी और टायर फट जाएंगे, तो दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए हम एयरक्राफ्ट के टायरों में कभी भी, याद रखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, एयरक्राफ्ट जितने भी कमर्शियल जेट हैं उनके विमानों के टायरों में हम कभी भी हीलियम गैस नहीं भर सकते हैं। उनके टायरों में हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक हो गया? और कभी इस प्रकार की कोई बात करता है कि जो ये ग्लाइडर्स हैं, ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर होते हैं हल्के विमान जो 250-300 मीटर तक जाते हैं। याद रखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, 250-300 मीटर तक जाते हैं, और जो ये हैं, ये विमान साधारणतः बड़ी आसानी से 8000 मीटर से लेकर ये बड़ी आसानी से 8000 मीटर से लेकर 15000 मीटर तक जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखनी है बात कि मिनिमम 8000 मीटर पे तो उड़ ही रहा है वो, ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट के औसतन ये लोग ये ऊपर ही रहते हैं ज्यादातर जितने भी कमर्शियल जेट है। लेकिन जो ग्लाइडर है, हल्का विमान, इसमें 1 या 2 आदमी बैठते हैं, ये 300 मीटर 250 मीटर की ऊंचाई पे रहता है, और ये काफी छोटे भी होते हैं। इनके टायरों में एक ऐसी गैस भरे जो इंजन क्योंकि बहुत हल्का होता है, तो जो उड़ने में सहायक गैस है, तो हीलियम गैस भरते हैं ग्लाइडर के टायरों में। अगर हमने इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी तो समस्या, और हमने एयरक्राफ्ट के टायरों में हीलियम भर दी तो समस्या। ठीक है, अगर हमने यहां भर दी नाइट्रोजन, तो भारी होती है नाइट्रोजन गैस हीलियम के मुकाबले, तो ये उड़ ही नहीं पाएगा। और वेंटिलेटर जो होते हैं कृत्रिम श्वसन में काम आते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हम वैसे भी जैसे मैं अभी सांसें ले रहा हूं, तो कभी कभी नाक से कौन सी गैस सबसे ज्यादा अंदर जाती है? ऑक्सीजन जाती है या नाइट्रोजन जाती है? अब आप लोग सोचोगे सर ऑक्सीजन ही जाती है जब ऑक्सीजन जरूरी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा सांस लेते समय गैस जो अंदर जाती है वो है नाइट्रोजन। इनफैक्ट नाइट्रोजन ही जो हमारे फेफड़ों को छलनी होने से बचाती है, फेफड़ों को दगने से, फटने से बचाती है। तो अगर हम वेंटिलेटर पर हैं तो उस समय तो हम नाइट्रोजन नहीं भर सकते हैं, बिकॉज अगर हम ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन भर दें तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगी, कंपाउंड बना लेंगी, और उसके बाद फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी। तो वेंटिलेटर में हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरते हैं, जो मतलब जो हल्की भी बहुत है और केमिकली नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है आईसीयू में ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट इज नियॉन का प्रयोग। कभी कहता है नियॉन बल्ब, तो नियॉन बल्ब अलग है और सोडियम बल्ब अलग है। तो आपको याद रखना जितने भी सरकारी बल्ब हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, उस फिलॉसफी पर काम करता है। वो पीली रोशनी वाले जितने भी सरकारी बल्ब हैं सोडियम लैंप होते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल बल्ब हैं ऑपरेशन थिएटर में बढ़िया देखने के लिए, वो नियॉन बल्ब होते हैं। इनकी भी खासियत है, इनका भी प्रकाश कैसा होता है? लाल और
नारंगी प्रकाश होता है इनका। तो नियॉन इज यूज्ड इन रेडिश ऑरेंज कलर लाइट्स। ठीक हो गया। आप लोगों को बात याद रखनी है कि प्लाज्मा डिस्प्ले होते हैं, प्लाज्मा डिस्प्ले या प्लाज्मा टीवी। क्लियर हो गया। प्लाज्मा डिस्प्ले या आपने देखे होंगे कई चौक पे लगे होते हैं, इसमें डॉट डॉट चल रहे होते हैं, वो कुछ चला रहे होते हैं। तो प्लाज्मा डिस्प्ले में कभी क्या कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन प्लस आर्गन गैस भरी होती है प्लाज्मा टीवी में। इसको गैस वाला टीवी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जितने भी ऑरेंज और रेड शाइन आ रहे हैं वो सब नियॉन गैस से, और जो व्हाइट शाइन आ रहे हैं वो सब आर्गन गैस से। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। और साधारण जो CFL बल्ब है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बल्ब, उनमें आर्गन गैस भरी होती है। क्लियर हो गया। आर्गन गैस भरी होती है, AR। क्यों ऐसा है? क्योंकि आर्गन प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा इनर्ट गैसेस में से है, इस कारण से आर्गन सबसे सस्ती इनर्ट गैस माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, कभी क्वेश्चन आता है इसमें एयरपोर्ट लाइट्स में, जो हवाई पट्टी में जब कभी पायलट दूर से देखता है तो उसको इतनी ल्यूमिनेंस होना चाहिए हवाई पट्टी में कि उसको बहुत दूर से भी लाइट नजर आ जाए एयरपोर्ट्स की। तो एयरपोर्ट लाइट में जो लाइटें लगी होती है उनमें क्रिप्टॉन गैस भरी होती है, जिससे ये कैसा प्रतीत होता है, कुछ कुछ ब्लूश लाइट पैदा होती है इसमें, ब्लूश। क्लियर होगा। नीली लाइट पैदा होती है। तो एयरपोर्ट लाइट क्रिप्टॉन गैस इज यूज्ड। ठीक है। एंड ल्यूमिनेंस लेवल इज ब्लू, नॉट ग्रीन। एंड नेक्स्ट इज, फोटोग्राफर को फ्लैश पैदा करने के लिए जिनॉन गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब एक फ्लैश दिया कुछ माइक्रोसेकंड के लिए और बहुत ज्यादा चमक आई, उसी के बीच में हमने फोटो खींच ली। तो ये फ्लैश जो है वो फोटोग्राफर जो है कौन सी गैस की मदद से वो करता है? तो जिनॉन गैस। मतलब उस बल्ब के अंदर जिनॉन गैस है जो काफी हाई टेम्परेचर पर भी आयनाइज्ड नहीं होती है। अगर आयनाइज्ड हो गई तो फिर वो गैस हमारे किसी काम की नहीं है, आयन कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो जिनॉन गैस वो गैस है जिसको बहुत कम समय के लिए अगर बहुत अधिक तापमान भी दे दिया जाए तभी भी जिनॉन गैस में आयन बदलेंगे नहीं। ये गैस उसी अवस्था में रहेगी, इनर्ट ही रहेगी, केमिकली उदासीन ही रहेगी। तो इसीलिए फोटोग्राफर कभी के बोलता है कौन सी गैस भरता है अपने फ्लैश में? तो जिनॉन गैस भरता है। कौन सी गैस? जिनॉन गैस। नेक्स्ट इज, गामा विकिरण पैदा करने में रेडॉन का प्रयोग होता है। रेडॉन इज यूज्ड फॉर रेडियोएक्टिव रेज प्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो रेडॉन एक एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव रेज पैदा करने में काम आता है प्रोफेशनली। तो कभी भी कहता है रेडॉन किस काम आता है? रेडियोएक्टिव रेज पैदा करने में काम आता है, जो कई प्रकार के इलाज में काम आता है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में। आपको पता है कैंसर होता भी सबसे पहले गामा रेडिएशन से है, और कैंसर पता लग जाए तो ठीक भी कौन करता है? गामा रेडिएशन ठीक करता है। क्योंकि वो अनवांटेड जो सेल है शरीर में ग्रो कर रहे हैं, जो और ज्यादा कैंसर बढ़ा रहे हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कीमोथेरेपी में या रेडियोथेरेपी में। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि कभी एग्जाम में आपको आए कि गामा विकिरण जो है वो लेबोरेटरी में कौन से एलिमेंट से पैदा किया जा सकता है? रेडॉन से भी और कोबाल्ट से भी। क्लियर होगा। कोबाल्ट 60। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने इनर्ट गैसेस के बारे में और हैलोजन के बारे में डिस्कस किया, और अगली क्लास में हम लोग पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉपर, जिंक और टाइटेनियम, ये सारे एलिमेंट डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में आई थिंक आपकी प्रेडिक्ट टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको प्रेडिक्ट टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।